अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरख्शा बाय फातिमा लकारी का एपिसोड नंबर 33 लेकर। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। मैम, अलमीरा खानजादे से कहाँ मुलाकात हो सकती है? सुरमई बादलों ने बगौर ज़मीन पर जमते हुए सफ़ेद व सियाह जोगर्स को देखा था। किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती लड़कियाँ हंसी रोक कर उन्हें देखने लगीं। सियाह पैंट, हमरंग टी शर्ट और सुरमई ब्लोसन जैकेट, सलीके से सेट बाल, कुशादा पेशानी और वो कत्थई आंखें, कलाई में सियाह और सिल्वर की इम्तिजाज की घड़ी थी। लड़कियां उनके रास्ते में थीं, आगे बढ़ना भूल गईं। आप कौन? हिम्मत करके पूछा गया। अलमीरा का हस्बैंड। वो अलमीरा के ही शोहर हो सकते थे, अलमीरा ही उनकी बीवी हो सकती थी। उन दोनों के अलावा कोई नहीं, कभी नहीं। बने ही एक दूसरे के लिए थे वो। आए? वो उन्हें रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ी। अमर खामोशी से उनके हमरा चल पड़े। दाएं बाएं ऊंचे दरख्त थे, अशना से रास्ते थे। जिंदगी का अहम दौर यहीं गुजरा था। हर जगह से बहुत सी यादें मुंसलिक थीं। फिर अमर ने अलमीरा को देख लिया। वो तुलबा के साथ बैठी किसी बात पर हंस रही थी। स्याह में मेरा चांद लगती है। बालों को नज़ाकत से कान के पीछे उड़सती अलमीरा सीधा उनके दिल में उतर गई थी। हवा का सर्द झोंका अपने साथ मानूसी खुशबू लाया था। उसकी गर्दन से उठने वाली तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने वाली महक। उसने चौंक कर सर उठाया। वो बिल्कुल सामने खड़े थे। नजरें मिली। अमर ने पैंट की जेबों में हाथ डाले सलाम के अंदाज में सर को खम दिया। वो टिकटिकी बांधे उन्हें देखे गई। तुम आए शम्मी, तुम मेरी रात की चांद हो। अमर उसके बराबर में बैठ गई। गर्दन रीची किया उसे देखा। बिना पलक झपके उन्हें देखती वो इस कदर प्यारी लग रही थी। अपने तरीके से तारीफ को दिल चाहा। तू ताज सर मी, तुम मेरे सर का ताज हो। ये इतना एहतमाम किस लिए? उन्हें तो यूं ही लगा यूनिवर्सिटी में कोई तकरीब होगी, तभी इस्तफसार किया। जवाबन वो सर झुकाए गोद में रखे हुए हाथ रगड़ने लगी। ठंड थी, तभी गाल और नाक भी गुलाबी हो रहे थे। आपके लिए? गाल भी उनकी वजह से गुलाबी हो रहे थे। पहले तो बेयकीन हुए, फिर लब पुरकैफ मुस्कुराहट में ढल गए। रहा न गया तो सर झुकाकर हल्का सा हंस पड़े। अमर के कान और अलमीरा के गाल गर्म हुए। वो गला खुंकार कर सामने देखने लगी, जहाँ कोई लड़का उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। वो उसकी बात सुन रही थी और अमर कहीं से हाथ लगे यास्मीन के 2 छोटे सफ़ेद फूल उसके बालों में लगा रहे थे। फूल किसी क्लिप के बगैर अटकने पर राजी न हुए तो उन्होंने उसकी गोद में रख दिए। वो किसी को जवाब देती, उन फूलों की नरमी उंगलियों के पोरों पर महसूस करती मुस्कुराती गई। दोस्तत दारम इश्क दलम, मुझे तुमसे मोहब्बत है मेरे दिल। तुमने मुझे मिस किया? सबको आपस में मसरूफ पाकर अमर हल्का सा उसके कान पर झुके थे। नहीं, आप कौन सा महाज पर गए थे? क्लमजी लड़की, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऑनर्ड जोजी, उसने उन्हीं के अंदाज में सर को खम दिया था। तो इश्क आखिर में, तुम मेरा आखिरी इश्क हो। वापसी मुबारक हो मीरा। उसने मुलायमत से उनकी आंखों में देखा जिनसे मोहब्बत झलकती थी। उसकी नज़रें कुछ कहती थीं, कुछ ऐसा अमर जिसे सुनने की ख्वाह थे। अदा कहें या सितम कि वो खामोश रही और निगाहें भी उनके चेहरे से फिसलती उनके घुटने पर टिक गईं। वो दोनों आलती पालती मार कर बैठे थे। अपने घुटने के ऊपर टिका अमर का घुटना उसे भला मालूम हुआ। वो साथ होते थे तो महफूज महसूस करती थी। वो अपनी बातों से चाहत का एहसास दिलाते थे तो अलमीरा को खुद से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं लगता था। अमर, आवाज़ सर मुस्तबी की थी। सबने चौंक कर उन्हें देखा। अमर एहतरामन उठ खड़े हुए। अलमीरा भी उठ चुकी थी। कैसे हो? यहाँ कैसे आना हुआ? गर्म जोशी से मुआनका करते पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये इशारा अलमीरा की तरफ था। अलमीरा खानजादे मेरी वाइफ है। भाई अलमीरा, आपने बताया नहीं कि मेरे शागिर्द अमर आपके शौहर हैं? पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए उन्होंने शिकायती नज़रों से उसे देखा। वो झेप कर लब दांतों में दबा गई। आओ अमर, चाय पीते हैं। इतने अरसे बाद मिले हो, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ हमारी सुनो। दावत पर अमर ने इजाज़त तलब नज़रों से अलमीरा को देखा था। उसकी आंखों में इकरार देखकर उन्होंने हामी भर ली। सर मुस्तबा आगे बढ़ गए। आप जाएं, सर कैफ़े लेकर जाएंगे। वहाँ इस वक्त बहुत टीचर्स होते हैं, मैं यही ठीक हूँ। मैं हूँ ना, चलो। झुककर घास पर रखा हुआ उसका पर्स उठाया, फिर हाथ थामे आगे बढ़ गए। अरे रुके तो, मैं अपने स्टूडेंट्स को अल्लाह हाफिज तो कर दूँ। मुझे तो कभी नहीं किया।
हाथ कमर पर बांधे आगे चलते सर मुस्तबा। उनके पीछे अलमीरा का हाथ थामे हंसकर कुछ बताते अमर। उनके हमकदम अलमीरा इश्तियाक से उन्हें सुन रही थी। बादलों का सुरमई रंग गहरा होता गया था। सर मुस्तबा के साथ कैफे में ऐन तवक्को के मुताबिक दीगर उस्ताजा मिल गए थे। 3 मेजें खींचकर कुर्सियां लगाई गईं और सब बैठ गए। गुफ्तो शनीद के दौरान सर मुस्तबा ने अपनी मर्जी से ऑर्डर दिया था। ऑर्डर आया तो अपने आगे चाय का कप देखकर ही अलमीरा का मुंह उतर गया था। सर मुस्तबा और अमर सियासी नहज की गुफ्तगू कर रहे थे। उसने खामोशी से मिंट रोल उठा लिया। अलमीरा, आप नॉर्वे नहीं गई? आज तो वहाँ रिपोर्ट करना था ना? सर सैफ के सवाल पर मुंह में तोड़ा गया रोल हलक से नीचे उतारना मुश्किल हुआ। अमर ने अचंभे से उसे देखा, जो एकदम ही सबकी तवज्जो का मरकज बनने पर घबरा सी गई थी। आज वहाँ पहुँचना था। उसने तो अमर से जिक्र नहीं किया। वो गई क्यों नहीं? मुझे होम सिकनेस होती है, तभी नहीं जा पाई। कमज़ोर सी आवाज़ निकली। अमर यकटकी उसे देखते गए। दिल चाहा अभी कलाई से पकड़कर यहाँ से ले जाएं और सवाल करते जाएं किस घर की बात कर रही थी वो। जाने की जिद थी तो गई क्यों नहीं? साथ रहने का इरादा कर लिया था तो यूं 10 लोगों में बात क्यों खुली? पहले बताती ना उन्हें। फंड्स कब तक मिलेंगे आपको? एप लोन्स के मुतालिक क्या सोचा है? सर मुस्तबा मौजू बदल चुके थे। वो उन्हें ऐप के मुतालिक बताने लगी। अमर की नज़रें उसके चेहरे से फिसलकर गोद में रखे हुए हाथों पर टिकी जिनमें रोल दबा था। क्लमसी मीरा रोल का मसाला कपड़ों पर गिरा चुकी थी। अमर ने अपनी जैकेट उतारकर गैर महसूस तरीके से उसके गोद में रख दी। सर जावेद से बात करते हुए वो लहजा भर को ठहरी, फिर बात जारी रखी थी। अपनी चाय के बाद उन्होंने उसकी चाय का कप भी खाली कर दिया था। वो अमर की यूं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की आदी होने लगी थी। कुछ देर बाद वो दोनों कैफे से निकल आए थे। पैंट की जेबों में हाथ डालकर चलते गहरी सोच में गुम अमर उनकी जैकेट बाजू पर गिराए उनसे चंद कदम पीछे चलती अलमीरा। जैकेट पर रोल के मसाले के अलावा केचप भी गिर चुका था। वो दोनों ए ब्लॉक से गुजर रहे थे जब अचानक अमर के कदम जमीन पर जम गए। अलमीरा भी रुक गई। वो पलटे, दरमियान में फासला घटाकर गौर से उसे देखा। कल तक तुम नॉर्वे के नाम पर मुझे टॉर्चर करते थकती ना थी, आज उसी नॉर्वे को छोड़ आई हो। क्यों मेरा हानजादे, क्यों नहीं गई? जवाब जानते थे, अभी सुना था मगर फिर से सुनना था, बिल्कुल साफ अल्फाज में, किसी लगी लिपटी के बगैर। होम सिकनेस होती है। नजरें उनके शर्ट के कॉलर पर टिकी। असफन लाला के घर भी होती थी, बहुत ज़्यादा। सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, शाम में, बाल बनाते हुए, तैयार होते हुए, मास के साथ बातों में बहुत याद आती थी आपकी। इतनी कि लगा नॉर्वे गई तो दम घुटने से मर जाऊंगी। आपने कहा था आपको हक है मुझे अपने पास रोकने का। रोक लीजिए, सब चीज़ छुपा कर अपने पास रख लें। वो अब बड़ी सेहलमंदी से उनकी आंखों में झांकती थी। अमर ने आहिस्ता से उसका बायां हाथ थामा। वहाँ देखो। उसने अमर के इशारे के ताक़ुब में देखा। खुबानी का बूढ़ा दरख्त तवील खजा झेलने के बाद भी पूरी ताबनाकी से खड़ा था। उसने नजरें घुमाई। कॉमसेट्स की दीवारें रोशन थीं और आसमान बिल्कुल तारीक। यहीं खड़े होकर तुमसे वादा किया था, खुद को तुम्हारी मोहब्बत के काबिल बनाऊंगा। यहीं खड़े होकर एक और अहद करता हूँ, तुम कभी अपने इस फैसले पर नहीं पछताओगी मीरा। तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया त्याग सकता हूँ। उसने सर झुकाकर अमर के मजबूत गिरफ्त में अपने हाथ को देखा, फिर उनका दूसरा हाथ भी थाम लिया। बदले में आपको मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विस देना होगी। मैं सुबह से शाम यूनिवर्सिटी में बहुत थक जाती हूँ। जब कैंपस बंद होने के बाद कोलीग्स अपने घर वालों के पास जा रहे होते हैं तो मुझे रोना आता है। मुझे भी थककर सस्ताने के लिए, दिल बर्दाश्ता होकर रोने के लिए आप चाहिए हो। काम की वजह से मेरी मूड स्विंग्स, मेरी क्रेविंग्स को संभालना होगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हों तो मेरे शूलेस भी खुल जाते हैं, बाल भी नहीं संभलते, दुपट्टा भारी लगता है, हर बात पर नखरे होते हैं, छोटी छोटी बात पर रोना आता है। दिल चाहता है आप हाथ पकड़ें, गले लगाएं, बाल सहलाएं, और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो अभी बता दें, मैं नॉर्वे के लिए अर्जेंट फ्लाइट देख सकती हूँ। स्ट्रीट लैम्प की जर्द रोशनी में दमकते हुए अपने हाथों में उलझे उनके हाथ को देखती गई। और ये भी कि मैं जानती हूँ बदले में आप मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपको बस मुझे अपनी नज़रों के सामने रखना है, लेकिन मैं साथ रहकर आखिरी हद तक आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होना चाहती हूँ। आज खाने में क्या बनाना है आपसे पूछूंगी, फिर आपको डरा कर रखूंगी ताकि आप शाम में जल्दी घर आएं और दोस्तों के साथ डिनर का सोचे भी ना। मीरा, मेरी शर्ट इस्त्री कर दो,
मेरी घड़ी ढूंढ दो, मेरी चाय बना दो, मेरा शिमला हिल्स चलते हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा मेरा। इतना वेट करें कि लोग कहें दीवाना हो गया है अमर मीरा के पीछे। अमर सर झुकाकर हंसे, मुतबस्सम निगाहों से उसे देखा जिसका मुसलसल बोलने से सांस फूल रहा था। बस ये और कोई शर्त भी है? अभी बस यही, मैं आहिस्ता आहिस्ता मजीद शामिल करती जाऊंगी, तो आपको एतराज तो नहीं होगा ना? अमर ने मुस्कुराते हुए उसके शाने पर बाजू फैलाए। तुम सारी जिंदगी शराइत रखती रहना, मैं ताउम्र उन्हें निभाता आऊंगा। गर्दन तिरछी किए उनसियत से उसका प्यारा चेहरा देखते हुए अमर उसे साथ लिए आगे बढ़ गई। गाड़ी के करीब पहुंचकर उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। ले ली आपने नई गाड़ी? तुम्हारी सालगिरह के दिन इसी गाड़ी में आया था, मगर उस दिन मुझसे नजरें हटती तो तुम कुछ देखती। वो झेप गई। गाड़ी कैसी है? उसने एक नाकायदा निगाह गाड़ी पर डाली। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बस मुझसे चाबी छुपा कर रखिएगा, मुस्कुराकर कहती वो निश्चित पर बैठ गई। अमर दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट की तरफ आ गए। स्टीयरिंग व्हील पर लगे अपने क्लेचर को देखकर अलमीरा मगरूर सा मुस्कुराई। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी तो वो अंदर का जायजा लेती हुई तबसरे देती गई। अमर मबहूम सा मुस्कुराते हुए उसके तबसरे सुनते गए। 3 माह, इस बार अलमीरा को वापस अमर की तरफ आने में 3 माह लगे थे। उसने मोहब्बत की बात की, न उनकी शादीशुदा जिंदगी का जिक्र छेड़ा। अमर चाहते थे वो उनके पास ठहर जाए। उसने ठहरने का ऐद कर लिया। मोहब्बत भी हो जाएगी, अमर करवा लेंगे उससे। घर पहुंचकर वो सीधा ऊपर आए थे। जीने चढ़कर उन्हें ओपन किचन के स्लैब के पास जैन खड़ा नजर आ गया। वो फौरन उसकी तरफ बढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम जैन लाला। उसकी चहकती हुई आवाज़ पर जैन पलटा। उसे देखकर आंखों में सताइश उभरी। अमर फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगे। वालेकुम अस्सलाम, आ गई आप? वो खुश दिली से मुस्कुराया था। जी, जिंदा सलामत, चहक कर कहती वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। अमर की जैकेट और अपना पर्स स्लेब पर रखा। अमर ने ग्लास में पानी डालकर ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। अलमीरा ग्लास थाम कर लबों से लगा गई। आप नहीं थी तो घर बिल्कुल सुनसान लगता था। गो के आप ज़्यादा बोलती नहीं हैं, फिर भी हमें एक खामोश लड़की की आदत हो गई है, जिसे रात के वक्त मैंने 2 दफ़ा बर्फ चबाते हुए पकड़ा है। आधा भरा हुआ ग्लास वापस अमर की तरफ बढ़ाते हुए वो हंसी। मुझे भी घर की याद आ रही थी, और आपके खाने की भी, आंखें मीच कर कहा। अमर ने बेसाख्ता ही उमड़ने वाली मुस्कुराहट छुपाने के लिए ग्लास लबों से लगा लिया। क्या खाएंगी, क्या बनाऊं? पुलाव, साथ में कबाब प्लीज, झट से फरमाइश की गई। और हुक्म? बस 2 घंटे दें सिर्फ। थंब अप का इशारा करके वो फ्रिज की तरफ बढ़ गया। आपका सफ़र कैसा रहा? टमाटर धोते हुए जैन पूछ रहा था। वो उसे सफ़र के अहवाल देने लगी। अमर कोई कॉल आने पर वहाँ से उठ गए थे। मैं घर छोड़ रहा हूँ। ओपन किचन के काउंटर पर सलीके से बर्तनों में पुलाव, सलाद और कबाब रखे थे। पानी के ग्लास और जग भी मौजूद थे। अमर और अलमीरा बराबर बराबर, जबकि जैन उनके मुकाबिल कुर्सी पर बैठा था। अपनी प्लेट में चावल डालते हुए उसने इतने आराम से कहा कि उन दोनों ने पहले जैन को देखा, फिर एक दूसरे को, फिर वापस जैन को। सिर्फ घर नहीं, शहर भी। मैंने यहाँ वाली ब्रांच के तमाम मामला देख लिए हैं। स्टाफ की तसल्ली भी हो गई है। मेरा एक दोस्त है, अच्छा लायक आदमी है, उसे मैनेजर की पोजीशन दी है, वो काम संभाल लेगा, तसल्ली से कहकर उसने चावल उसे भरकर चम्मच मुंह में डाला। माहौल एकदम ही कशीदा हो गया। अलमीरा लब दांतों में दबाए बेदिली से प्लेट में चम्मच लाती रही। शहरियार साहब से बात हो गई? वो खासे ठहरे हुए लहजे में पूछ रहे थे। जैन से भी ज़्यादा बेफिक्र और मुतमईन नजर आते थे, ऐसे जैसे उसके जाने से फ़र्क ही ना पड़ता हो। नहीं, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, 2 घंटे में बस निकलेगी, जाते वक्त बता दूंगा। उसने खेरा उठाकर मुंह में डाला। अलमीरा ने कुन अखियों से उसके चेहरे पर छाए हुए इत्मीनान को देखा। सब छोड़ देने के बाद इतना इत्मीनान कैसे? मुजाहिद खान भी सब छोड़ने के बाद ऐसे ही मुतमईन नजर आते थे, अब जैन भी। बस से क्यों, गाड़ी किधर है? बाबा ने दी थी, तभी छोड़कर जा रहा हूँ। पिंडी में अपनी खड़ी है, वो इस्तेमाल करूँगा। जवाब देकर उसने नज़रों का रुख अलमीरा की तरफ किया। गौर से उसे देखती वो उसके मुतवज्जा होने पर गड़बड़ाई। निगाहें जल्दी से फेरी। जैन मुस्कुराया। लाला, ऐसा भी क्या हुआ है 1.5 माह में जो आप घर ही छोड़ रहे हैं? बाबा का काबिल बेटा बनने का खपत उतर गया है, तलखी से कहकर सर झुकाया। आप मेरी वजह से तो नहीं जा रहे? बिल्कुल आपकी वजह से जा रहा हूँ। उसकी प्लेट में चावल डालते हुए वो महजूज सा मुस्कुराया। जब से आप आई हैं मुझे खान भाई की फिक्र नहीं रहती।
آپ نے ٹھیک کہا تھا, میں آج تک اکیلا ہوں, اس میں انہی کا ہاتھ ہے. اب آپ اپنا شوہر سنبھالیں, میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں. اس کے روانی میں کہے جانے پر المیرا بری طرح سے ہڑبڑائی تھی. میں نے نہیں کہا, والی نظروں سے عمر کو دیکھا جن کا منہ پھول چکا تھا. بچہ نہیں ہوں میں. بالکل بچے نہیں ہیں یہ. آپ جائیں لالا, بہت اچھا فیصلہ کیا ہے, آپ کو اپنا گھر بسانا چاہیے. گلبانو کیسی لگی آپ کو؟ شرارت سے مسکراتے وہ اپنی نشست پر آگے کو کھسکی. زین ہنس دیا. میں بتا رہا ہوں نکاح میں شرکت نہیں کروں گا اگر دلہن گلبانو ہوئی تو. عمر تل ملائے. مت آئیے گا, کون سا آپ کا نکاح کروا رہے ہیں؟ ہاں کے انداز میں سر جھٹکا. عمر نے میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تھا. وہ انہیں گھور کر زین کی طرف متوجہ ہوئی. آپ کو مس کروں گی میں, آپ کی بریانی کو بھی, پاستا کو بھی. یو آر دا بیسٹ شیف ایور. سچ میں. آنکھیں میچ کر یقین دلایا. آپ کی ایک کال پر بندہ حاضر ہو جائے گا. اس نے تابع داری سے سر کو خم دیا. عمر ٹھنڈی سانس بھرتے اپنے پلیٹ پر جھک گئے تھے. ویسے آپ نے جو اس دن کڑاہی بنائی تھی اس میں. اور وہ دونوں کھانا بھول کر طرح طرح کی ترکیبوں پر تبصرے دینے بیٹھ گئے تھے. عمر خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھ گئے. زین نے چور نظروں سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا. اس کے اور خان بھائی کے درمیان انوکھا رشتہ تھا. احسان کا, عقیدت کا, محبت بھی تھی. اسے جب ضرورت پڑی خان بھائی پیش ہو گئے تھے. انہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تب بھی وہ ان کے لیے سب لٹا دینے کو تیار ہوا تھا. گھر چھوڑے جانے کا اتنا دکھ نہیں تھا. 15 سال کی عمر سے جس بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا رہا تھا, اسے پیچھے چھوڑ جانے کا ملال دل میں چبھ رہا تھا. زین اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا کمرے سے نکلا تو المیرا سامنے کھڑی تھی. اس کی متلاشی نظروں نے عمر کو ڈھونڈنا چاہا. کھانا نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, کہہ رہے تھے بس اڈے تک چھوڑنے جائیں گے آپ کو. خیال رکھیے گا خان بھائی کا اور اپنا بھی. کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک فون کر دیجیے گا, اور کوئی ترکیب پوچھنی ہو تب بھی میں حاضر ہوں. خیر سے جائیں لالا, اور گلبانو والے معاملے میں مجھے اپڈیٹ دیتے رہیے گا. زین ہنس دیا. جینے اتر کر اس نے بیگ ملازم کو پکڑایا. لاؤنج میں بیٹھے شہریار چونکے. ممی موبائل میں گم رہی. کباب ٹھوستے حاشر کے ماتھے پر بل آئے. کہیں جا رہے ہو؟ زرتاز بھی اس طرف متوجہ ہو گئی. زین نے آگے آ کر ان کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا. ایک اور کباب اٹھا تھا. حاشر حیران ہوا. وہ آتا جاتا رہتا تھا, اتنا جذباتی تو کبھی نہیں ہوا تھا. راول پنڈی شفٹ ہو رہا ہوں, خیال رکھیے گا. ممی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی. وہ اچھٹتی نگاہ سب پر ڈال کر پلٹ گیا. کیا واہیات مذاق ہے یہ, ایسے کیسے جا سکتے ہو تم؟ اپنے پشت پر چیختے ہوئے شہریار سے اسے بے انتہا خلش محسوس ہوئی تھی. ممی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس کے پاس آئیں. اس کا بازو تھام کر سنجیدگی سے اسے دیکھتے سر نفی میں ہلایا. پلیز, میں مزید اس جہنم میں نہیں رہ سکتا. اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا تھا. میرے ٹکڑوں پر پلنے والا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ میرے ہی گھر کو لات مار کر جائے گا. شہریار کی آواز متواتر اونچی ہوتی گئی. گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے عمر نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی, پھر ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے. تماشا لمبا چلنا تھا. آپ کا یہی تو مسئلہ ہے بابا, آپ نے اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. بابا مجھ پر فخر کریں, بابا مجھے محبت دیں. ایک آپ کے لیے میں نے ساری زندگی خود کو مارے رکھا اور نتیجہ کیا نکلا؟ میرے برسوں کی محنت آپ کے ایک حکم سے خاکستر کر دی گئی. آپ کے لیے مجھ میں, خان بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے. خان بھائی تخت کے راہ میں حائل پتھر ہیں, اور میں محض وہ ہتھ کنڈا جسے آزما کر آپ یہ پتھر اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں. آپ کا بیٹا تو حاشر ہے جو جوئے میں آپ کے پیسے ہار کر, آپ ہی کے گھر کا نمک کھا کر سکون کی نیند سوتا ہے. میں اور خان بھائی تو آپ کی نظر میں شطرنج کے بساط پر بچھے ہوئے مہرے سے زیادہ کچھ نہیں. خان بھائی نے اس گھر سے جب بھی جانے کی کوشش کی, آپ نے انہیں مار دینا چاہا کہ کہیں وہ طاقت نہ حاصل کر لے. مبارک ہو, آپ کی ہی چھت کے نیچے انہوں نے اتنی طاقت جمع کر لی ہے کہ ایک لمحے میں آپ کا یہ محل راکھ کر دیں. میں اس وقت سے پہلے اس جہنم سے نکل جانا چاہتا ہوں. مزید گرنا چاہیں تو میرا بھی کار کریش کروا دیجیے گا. اس حرامزادی کی شہ پر کر رہے ہو نا تم یہ سب, اسی لیے تمہیں اس سے دور. آپ جانتے ہیں خان بھائی حرامزادے نہیں ہیں. آپ, ممی, میں سب جانتے ہیں. میں ہوں حرامزادہ, میں ہوں گندا خون. وہ دہاڑا تھا. المیرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی. کھڑا رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا. حاشر بے یقینی سے بڑے بھائی کو تکے گیا. ممی صوفے پر ڈھیسی گئی. آگا جان کے بعد سردار کی گدی پر خان بھائی نہ بیٹھ جائیں, اسی لیے آپ نے انہیں گالی بنا دیا. حقیقت یہ ہے بابا کہ میں, زین, برسوں سے اس گلٹ کے سائے تلے جیتا آیا ہوں کہ میرا بڑا بھائی میرے حصے کی گالیاں کھا رہا ہے. گندا خون میں, حرام بھی میں, بد کردار میری ماں ہے. ادھر ادھر سے جانے کہاں سے ملازم نکل آئے تھے. سانس روکے انگشتے بدنا زین کو سنتے تھے.
उस ऊंचे मर्द की आवाज़ लरज रही थी, सुर्ख होती हुई आंखों में नमी हलकोरे ले रही थी। अलमीरा ने उखड़ती सांसों के दरमियान जैन का धुंधला सा होता हुआ चेहरा देखा, जरताज को सिसकते देखा। बस कर दे, खान भाई की जिंदगी मजीद जहन्नुम ना बनाए। उनका नाम अमर खान है। अपनी जिंदगी के 28 सालों में मैंने कभी आपको उनका नाम लेते हुए नहीं सुना। कैसी बेरहमी है ये, कैसे बाप हैं आप? शहरियार का चेहरा धुंध में लिपट रहा था, गर्दन कांटों की जद में थी, दिल में घुपा हुआ खंजर मुसलसल अंदर घुसता जा रहा था। आपका असल बेटा ये है। खौफजदा, बेयकीन, घबराए हुए हाशिर ने खुद को जैन के अंगुष्ठे शहादत के इशारे पर पाया। खान भाई को आपने धुतकारा, आपको मैं धुतकारता हूँ बाबा। ये आपका वारिस बनेगा। दौलत व ताकत की हवस जो आपके रगों में भरी है, वो विरासत में इस बेटे को मिली है। पलटकर मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मुझ पर जितने एहसान आपके हैं, उनकी कीमत सूद समेत आप ले चुके हो। मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। शहरियार के आते ही उनकी टांगों से लिपटता जैन उनकी गोद में बैठकर चहकता, उन्हें अपना रिजल्ट कार्ड दिखाता, उनके साथ वॉक पर जाता। जैन जिंदगी में अब बाप का पलड़ा हमेशा भारी रहा था। आज वो उसी बाप से ताल्लुक ख़त्म करने की बात कर रहा था, तो वो वजूद आंधियों के जद में मालूम होता था। वो पलटा तो एक लम्हे के लिए कदम डगमगाए। सीनों पर बैठी हुई अलमीरा सरासीनगी से उसकी चाल की लड़खड़ाहट को देखती रही। वो अपना सब हार कर जा रहा था। घर में आग लगने से पहले घर छोड़ दीजिएगा मम्मी, जाते हुए अपनी माँ से कह गया। उसे आता देखकर गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा अमर सीधा हुआ। वो बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गया। अमर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। अड्डे तक का रास्ता खामोशी से कटा। जैन सुर्ख आंखों में तैरते हुए आंसू को छुपाता हुआ खिड़की के पार देखने में मसरूफ। अमर जब्त से लब भीजते सर तासुरात लिए ड्राइव करता रहा। अड्डे पर पहुंचे तो बस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। वो अपना बैग उठाए बस की तरफ चल पड़ा। अमर साथ था। ख्याल रखना अपना। उसने धीरे से जैन का कंधा थपका। वो एक थपकी उसके जब्त का इम्तिहान बन गई। दिल जहाँ भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोए। बरसों से जो शर्मसार कर देने वाला राज सीने में दफन था, आज वो राज फाश होते ही खान भाई से क्या अहद भी तोड़ दिया था। लब भीजकर उसने चेहरा मोड़कर अपने आंसू छुपाए। अमर ने धीरे से उसके कंधे से हाथ हटा लिया। कोई काम हो तो कह देना, ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर देना, और अगर दिल न लगे तो वापस आ जाना। शहरियार साहब को खबर भी नहीं होने दूंगा तुम्हारे ठिकाने की। वो सर झुका गया। और ये रोना धोना बंद करो, बच्चे नहीं हो तुम। अमर को कुफत होती थी इतने बड़े बड़े मर्द को रोते हुए देखकर। ऐसी भी कौन सी आफत आ पड़ी थी जो रो रहा था? घर से जा रहा था बस। घर तो अमर ने भी बहुत बार छोड़ा था। अपने खाने पीने और सोने का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। बच्चा नहीं हूँ मैं। सर झटका। जैन ने ठहर कर नम सांस अंदर उतारी। अल्लाह हाफिज। बैग उठाकर वो बस की तरफ बढ़ गया। सीट पर बैठकर शीशे के पार नीचे खड़े हुए अमर को देखा। तरहम निगाहों से उसे देखते अमर ने गर्दन घुमा ली, फिर लंबे लंबे डग भरता हुआ गाड़ी के पास आ गया। दरवाज़ा बंद करके सीट पर सर टिका लिया। आंखें शू से ज़दा, गर्म सांसें बुखार ज़दा सी मालूम होती थीं। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे हुए वो गाड़ी की छत को देखता गया। जैन को शहरियार से मुतफक्किर करते हुए अंदाज़ा नहीं था कि फिर वो अमर का भी नहीं रहेगा। बराबर बराबर कमरे थे दोनों के, एक ही किचन इस्तेमाल होता था। साथ बैठकर खाना खाते थे, एक दूसरे के आने जाने की, दोस्त अहबाब की, ज़रूरतों की खबर रखते थे। बाप के घर में अगर अमर दम घुटने से नहीं मरा था तो वजह जैन था। वही जैन जो घर को आग लगने से पहले घर छोड़ चुका था। उस रात घर जाने के लिए अमर ने लंबा रास्ता इख्तियार किया था। सफ़ेद प्राडो बहुत देर तक एबटाबाद की सड़कों पर दौड़ती रही थी। अमर 2 घंटों बाद वापस आए तो घर में काट खाने वाले सन्नाटे से सामना हुआ। मुलाजिम अच्छी खासी तोड़फोड़ से बिखरा हुआ लाउंज समेट रहे थे। स्टडी के खुले दरवाजे से उन्हें शहरियार सिगरेट फूंकते हुए नजर आए। वो सब पर ऊपरी नज़र डालकर जीने अबूर कर गए। कमरे में कदम रखा तो निगाह नमाज पढ़ती अलमीरा पर टिकी। सोफे के पास जाए नमाज बिछाए, बड़ी सी गुलाबी रंग की चादर ओढ़े हुए वो रुकू में थी। अमर खामोशी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद वापस आए तो अलमीरा कयाम में थी। सियाह ट्राउज़र शर्ट में मलबूस वो बालों में हाथ चलाते हुए बेड के पास आए। मोबाइल चार्जिंग पर लगाया, तकिया उठाया, फिर सोफे की तरफ बढ़ गए। सर तकिए पर रखकर बाएं करवट पर लेटकर उसे देखने लगे। गुलाबी चादर के हाले में उसका धुंधला धुंधला चेहरा दिल को सुकून दे गया था। हर फिक्र से आज़ाद, हर परेशानी से मुबरा। उसे देखते हुए अमर सब भूलने लगते थे। हर मंजर धुंध में लिपटता जाता था। एक बस अलमीरा का चेहरा वाज़ेह होता था, बस उसी का। सलाम फेर कर वो थोड़ी देर ज़ेरे लब कुछ पढ़ती रही, फिर आगे होकर अमर के चेहरे पर फूंक मारी।
वो सरोशारी से मुस्कुराए। अलमीरा जाए नमाज से उठ गई, जाए नमाज तय करके जगह पर रखा, फिर चादर उतार कर बेड से लिहाफ उठाए हुए उनकी तरफ आई। अमर ने सिमट कर उसकी जगह बनाई थी। वो उन पर लिहाफ डालकर उनकी बनाई गई जगह पर बैठ गई। निगाहें उनके थके थके से चेहरे पर टिकी तो अंदर कुछ बुझ सा गया। आप जानते थे लाला के बारे में? हाँ, बहुत पहले से। नजरें उसके चेहरे पर फिसल कर गोद में रखे हुए हाथों पर टिकी। 7 उंगलियों में बारीक सुनहरी रंग की अंगूठियां उन्हें बेहद पसंद थी। उसके हाथ बड़े प्यारे लगते थे सजकर। तभी आप दोनों इतना करीब थे, आपने उन्हें जाने क्यों दिया? रोकने की कोशिश तो करते। अमर ने हाथ बढ़ाकर उसका बायां हाथ थामा, अंगूठे से हथेली की पुष्ट सहलाई। आदत हो गई है अब, मेरी जिंदगी में लोगों का आना जाना लगा रहता है। अलमीरा का दिल पसीज आया। आप मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं करते? मैं भी आपका गम बांटना चाहती हूँ। गम बांटने वाले की आंखों में पिघलती हुई नमी देखकर अमर बेबस सा मुस्कुराए। वो जल्दी से नम सांस लेती आंसुओं को बहने से रोक गई। आप दुखी होंगे तो रोना तो आएगा ना मुझे। इसका मतलब ये तो नहीं आप मेरे साथ दिल की बातें भी ना करें। मुंह बसोर लिया। मैं आपको कंसोल करना भी सिखाऊंगी, वादा रहा। फिर आपको मेरे सामने इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पक्का रोऊंगी भी नहीं। उसने धीरे से अमर के हाथ पर थपकी दी, जरा सा दबाव डाला। अमर की आंखों में तबस्सुम उतरा। उसकी थपकी भी काफी थी। उसका वादा बहुत था अमर की सारी फिक्रें दूर करने के लिए। वो आहिस्ता से उनका हाथ थपकती रही कई पल और फिर काफी देर। सियाह ट्राउजर पर हम रंगी स्वेटर ज़ेबतन किए, जिसके गोल गले से गर्दन के निशान नजर आते थे, मगर कमर पर गिरते हुए बाल हर निशान को ढक रहे थे। बालों का दाएं तरफ से ढीला सा ट्विस्ट बनाकर फूलनुमा क्लिप लगा रखा था। गर्दन में अमर की दी गई चेन थी, जिसका सफेद हीरा स्याह स्वेटर पर गिरा था। उनकी खड़ी टांग से टेक लगाकर बैठी अलमीरा आज बहुत ज्यादा उनकी लग रही थी। शेर बता रहा था कि निहाल जेल में है। अमर ने सर को जंबिश देने पर इक्तफा किया। आपने उसे जेल भेजा है? गजाल सी आंखों में तजस्सुस उतरा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे, उसकी वजह से आपकी बीवी मरते मरते बची है। मुझे तो लगा था आप उसके एम्पायर तबाह कर चुके होंगे। जंगल का कानून है ना, जाकर खाना जंगी मचा आऊं। फिर भी कुछ तो करते, आप तो गोली मार देते थे। अरमान से कहा। छोड़ दिए हैं वो धंधे मीरा जी। हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर झूलती हुई लटकों कान के पीछे उड़सा। एक मुक्का भी नहीं मारा। यासियत भरी नजरों से उन्हें देखा। अमर हंस पड़े। वो नाक सुकेड़ कर रह गई। तुम्हारी किताबें आई हैं, सामने रखी हैं। वो उठकर जर्द रोशनी में जगमगाते हुए किताबों के पास आई। 3 किताबें साथ रखी थीं और ऊपर गुलाब जो सूख चुका था। उसने गुलाब को एक तरफ करके किताबें उठाई। चांद को गुल करे तो हम जाने, मनोसलवा, दी बुक थीफ। उसने किताब खोलकर नाक के करीब करके कागज की महक को सूंघा। लंबी सांस ली, फिर किताबें वापस रख दी। निगाह शेल्फ में उसी तरतीब से रखी हुई उन किताबों पर पड़ी। माथा शिकन आलूद हुआ। मुजाहिद चचा आपको भी किताबें भेजते हैं? उसने मुड़कर पूछा था। नहीं, मैं खुद लेता हूँ। वो तहिर से बस सर को जंबीस दे गई। अमर बगौर उसे देखते रहे। CS की उलझी हुई थ्योरीज पढ़ने वाली लड़की एक उन्हें नहीं पढ़ सकी थी। कैंडल्स नहीं लाए हैं आप? वो आप साइड टेबल पर रखी हुई कैंडल्स को देख रही थी। प्यारी है। अंगुष्ठ सादत को टमटमाते शोलों के करीब करके तपिश महसूस की। अमर महवियत से गाल तक खिंच आए तिल को देखे गए। फिर नजरें उसके चेहरे से फिसलकर बाजुओं पर टिकी। कोहनियों तक चढ़े हुए स्वेटर की आस्तीन से सफ़ेद व जर्द रोशनियों में कलाई से ऊपर निशान वाजे थे। उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे जाती रही। कैंडल्स कतरा कतरा पिघल रही थी। अमर ने इस बार सांस ली तो दिल पर और कंधे पर बेहद बोझ महसूस हुआ था। मीरा, यहाँ आना जरा। उनके लहजे में उतरा बोझलपन महसूस हुआ। ना दूर से वो उस खिलते हुए चेहरे पर उतरती हुई तारीकी देख सकी। अमर जरा सा उठकर मेज पर रखा पेन उठा चुके थे। 90 तुले कदम उठाती वो सोफे के पास आई तो अमर ने दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। गजाल सी आंखों का लम्हा भर को कत्थई आंखों से तसादुम हुआ तो बेक वक्त उनमें उतर आया हुआ खुमार और सुर्ख रंग में ढलता हुआ बोझलपन उसके दिल के तार छेड़ गया था। लब दांतों में दबाकर उनके हाथ में अपना हाथ देते हुए उसके गाल देख आए थे। अगले लम्हात में उसने अपना सर अमर के कंधे पर लगता हुआ महसूस किया। उसका क्लिप बालों से निकला, जर्द रोशनी में अमर की हथेली पर चमका, फिर फर्श पर लुढ़कता हुआ गया। अलमीरा के बाल नरम, घने और वेवी उसे हिसार में लेते अमर के बाजू को ढकते गए।
सुबह यूनिवर्सिटी जाना है? वो गहरी नज़रों से उसकी उठती गिरती पलकों को तकते थे। अलमीरा ने सर नफ़ी में हिलाने पर इत्तेफाक किया। क्यों? सुबह वाले लेक्चर्स एडवांस ले लिए हैं मैंने। उनकी आंखों में झांकने से एतराज़ बढ़ता, मगर अब उसकी उंगलियां अमर की शर्ट के बटनों से खेलती थी। इधर देखो। उंगलियों की हरकत रुकी, घनौवर पलकें उठी। वो लाल गुलाबी जरा डरा डरा सा चेहरा अमर को बड़ा प्यारा लगा था। वो हल्का सा मुस्कुराए। अलमीरा ने तेजी से निगाहों का जाविया बदला। अमर ने नरमी से उसका हाथ थामा, फिर उनकी गिरफ्त फिसलकर उसकी कलाई तक आई। बाएं हाथ में पकड़े हुए पॉइंटर का ढक्कन खोला। वो कम फहमी से उन्हें देखने लगी, जो पॉइंटर से उसके निशानों के गिर्द नक्शो निगार बना रहे थे। बहुत लगन से, इंतहाई प्यार से। कार्रवाई मुकम्मल हुई तो उनका हाथ हटा। अपने निशानों के पास तारे बने देखकर वो हंस पड़ी थी। प्यारे लग रहे हैं ना? वो सर अस्बात में हिला गई। अमर ने यही कार्रवाई दूसरे बाजू पर भी की। उसने मुस्कुराते हुए दोनों बाजू सीधे करके निगाहों के सामने किए। लेकिन ये तो सुबह तक मिट जाएंगे। मैं रोज़ बना दूंगा, जब जब मिटेंगे तब तब। उन्होंने पेन सोफे के पीछे उछाल दिया। वो अपने सजे हुए निशानों को देखती मुस्कुराती गई और अमर उसे। अलमीरा को अपने निशानों पर बने हुए तारे अच्छे लग रहे थे और अमर को इस बात से तस्कीन पहुंची थी कि वो अब उन पर अमर का हाथ लगने से डरी नहीं थी। उस लम्हे में यूं लगा जैसे बाहर दरवाजे पर आ खड़ी हुई हो, जैसे अलमीरा अपने खौफ से लड़ने में थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगी है। अब मैं जाऊं? कहाँ? बेड पर। जाने की इजाज़त तो नहीं है? उसके गिर्द कायम हिसार तंग हुआ। वैसे भी ये सोफ़ा बहुत बड़ा है। अमूमन सोफ़े इतने बड़े नहीं होते, और बेड पर तकिए भी सख्त हैं। कुशन से तुम्हें उलझन होगी। बहुत जब्त के बावजूद मुस्कुराहट झलक पड़ी तो उसने तेजी से आंखों पर हाथ रखा। अमर हंस पड़े थे। आप कुछ भूलते क्यों नहीं हैं? तुमसे मुतालिक वाकई कुछ नहीं भूलता। आंखों पर रखा हुआ उसका हाथ थाम कर अपने दिल के मकाम पर रखा। मुझे ये भी याद है कि अभी तुम कह रही थी तुम मुझे कंसोल करना भी सीख जाओगी, तो मीरा खानम कंसोल करना सिखाऊं आपको? उसकी तरफ करवट ली गई, उसकी धड़कनें मुंतशिर और गाल गरम। पहला असूल, पास रहना। पुरहिद्दत निगाह से उसे देखते अमर उसके सर से सर टकराते हुए धीरे से आंखें मूंद गए थे। यही आखिरी है। अलमीरा मध्यम सांस लेती उन्हें देखती गई। उसके हाथ के नीचे उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, बहुत तेज। एक बस्ता रात अपने जौबन पर थी। ग्लास वॉल पर शबनम का कतरा फिसला। कमरे में मोमबत्ती का शोला टिमटिमाया। फिर खामोशी, मुहिब खामोशी। ग्लास वॉल के पार बालकनी में रखे मनी प्लांट्स पर सरमा की ठंडी धूप पड़ रही थी। नीचे लॉन में माली पौधों को पानी देता हुआ सर पर खड़े हुए फयाज के झड़कने पर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाया था। लॉन के दाएं तरफ अभी अभी ही शहरियार की गाड़ी दरवाजे से निकली थी। घर का ड्राइवर सरताज की गाड़ी साफ करता हल्की आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। अमर के इंतजार में खड़े खावर ने चौकीदार से गुफ्तगू करते हुए उसके कंधे पर धप रसीद की। हाशिर ने मुलाजमा को नाश्ता लाने का हुक्म दिया। जरताज एंटी डिप्रेशन ढूंढने में मसरूफ नजर आती थी। और फिर वो थी अलमीरा सुल्तान। भरपूर नींद के बाद हल्की सी आंखें खोली। बत्ती गुल थी, ब्लाइंड्स की वजह से ख्वाबीदा सा माहौल बना था। उसने दोनों हाथों से आंखें रगड़ी, अंगड़ाई लेकर लिहाफ हटाया। बराबर से खटपट की आवाज़ें आई तो गर्दन घुमाई। अमर कुछ फाइल्स लेकर मेज के पास खड़े थे। पुलिस वर्दी में मलबूस उजला उजला सा चेहरा लिए, बिल्कुल हशाश बर्शाश। रात वाली थकन आंखों की सुर्खी समेत जाइल हो चुकी थी। उसने आहिस्ता से लिहाफ मुंह तक खींच लिया। उठ गई हैं तो चाय पिला दें? फाइल के कागजात पलटते हुए फरमाइश की गई। लिहाफ धीरे धीरे चेहरे से सरकता गया। मुंह फुलाकर उनकी पुश्त को घूरा। सुबह बखेर नहीं कहा, बस उठते ही चाय चाहिए जोश मोहतरम को। अमर उसकी बड़बड़ाहट सुनने से कासिर रहे। उसने सोफे से उतरकर स्लीपर्स में पांव उड़से, फिर बालों को जोड़े में बांधती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई। किचन में आई तो चाय चूल्हे पर रखी थी। उसने चूल्हा बंद करके चाय मग में डाली, बटर क्रोसॉन ट्रे में रखा, फिर वापस कमरे में आ गई। अमर अब फाइल लेकर सोफे पर बैठे थे। उसने ट्रे मेज पर रखी और खुद रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। बहुत शुक्रिया। गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो सोया सोया चेहरा लिए स्याह ट्राउज़र और स्वेटर में उन्हें बहुत प्यारी लगी थी। ढीले जूड़े में बंधे हुए बालों की लटें नज़ाकत से कान के पीछे उड़सी गई। मुझे किरण से मिलने जाना है आज। खावर को साथ ले जाना। चाय का घोट हलक से नीचे उतारा गया।
امی کی قبر پر بھی جاؤں گی اور ہنا اور احمد سے ملنے بھی جانا ہے۔ ان سے ملنے کیوں؟ عمر چونکے۔ وہ میرے بھائی بہن ہیں، ماں کے بعد زیادہ نہیں، میں اتنا تو خیال رکھ سکتی ہوں ان کا کہ جا کر کسی ضرورت کا پوچھ لوں، اور میں گھر بھی انہیں دے دوں گی۔ مجھے نہیں چاہیے وہ، انکل اتنا نہیں کماتے کہ بچوں پر خرچ کرنے کے ساتھ کرایہ بھی افورڈ کر سکیں۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے عمر نے تامل سے اسے دیکھا۔ لوگوں کا اپنا خون نچوڑنے کی اجازت مت دو میرا، جتنا وہ لے چکے کافی ہیں۔ دنیا میں کبھی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں ملتا، اس بار ہاتھ پکڑو گی تو کل یہی ہاتھ تمہاری گردن تک بڑھ جائیں گے۔ چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ میرے، لیکن وہ تمہیں اپنی بہن نہیں سمجھتے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جس طرح کے خیالات وہ تمہارے لیے رکھتے ہیں، سب جانتے ہوئے بھی تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں نہیں روکوں گا، کہہ کر وہ اٹھ گئے تھے۔ اس نے لب دانتوں میں دبائے، چائے کے خالی کپ کو دیکھا، پھر عمر کو جو ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گہری سانس بھرتی وہ ان کے پیچھے آئی تھی۔ اگر ان کی جگہ حاشر اور زین لالا ہوتے کیا آپ یہی کرتے؟ سنگار میز کے شفاف آئینے میں عمر کے پیچھے اس کا عکس ابھرا، کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے عمر پل بھر کو رکے تھے۔ ہاں، ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہم نے اچھائی کا۔ وہ پرفیوم اٹھا چکے تھے، المیرا پرسوس نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ اپنوں کو معاف کر دینا چاہیے کھانا، گردن پر پڑتی خوشبو کی فوار کو محسوس کرتے ہوئے کہا تھا۔ کتنا اور کیا کیا معاف کرو گی؟ تمہارا بچپن، لڑکپن، خوشیاں، سب تو برباد کر دیے انہوں نے۔ ایک جان سے نہیں مارا، باقی سب کیا، اور تم کہہ رہی ہو اپنوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ کر بوٹ پہن رہے تھے۔ ہنا کے باپ کی تنخواہ 60,000 ہے۔ ہنا مہینے میں جتنا کماتی ہے خود پر لگا دیتی ہے۔ احمد کے ایک سیمیسٹر کی فیس ہی لاکھ ہے، نہیں پڑے گا تو فہد جیسا ہو جائے گا وہ۔ تیز بخار کے باوجود انہوں نے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی زحمت نہیں کی، اور تم ان کے خرچوں کا حساب لگا رہی ہو۔ ان کے ہاتھ تسموں کو گرا ڈال رہے تھے۔ لیکن میری بنیادی ضروریات پوری ہوئی ہے اس گھر میں۔ وہ ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں آئے تو المیرا بھی پیچھے چلی آئی۔ مجھ سے یہ بات نہ کیا کرو، میرا خون کھولتا ہے میرا۔ امن ٹشو سے ہاتھ پہنچتے ہوئے باہر نکل آئے۔ دل نہیں مان رہا کھانا۔ وہ اس کی ہر تعویل کو رد کرتے جائے، پھر بھی دل بیٹھا جا رہا تھا اس کا۔ اپنی اذیت، اپنی تکلیف بھوری بسری یادیں بن چکی تھیں۔ میرا ظالم کا ہاتھ تھامنا سراسر بے وقوفی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت نہیں بدلتی۔ تم انہیں معاف کرو یا نہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ انہیں پھر سے وہ سب کرنے کا موقع ملا تو وہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ وہ سب کیا؟ پل بھر کے لیے اس کی زندگی کے 25 سال ذہن کی اسکرین پر ریوائنڈ ہو گئے تھے۔ تاریک چہرہ لیے وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ لو۔ اس کی آنکھوں میں اترتی ہوئی سرخی کو دیکھ کر کہا تھا انہوں نے۔ وہ سر کو جمپس دے گئی۔ عمر نے اپنا والیٹ اٹھایا، والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ احمد کی فیس پے کر دینا۔ میں خود کروں گی، میرا بھائی ہے وہ۔ اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اور تم بیوی ہو میری، اس لیے نو آرگیومنٹس۔ انہوں نے کریڈٹ کارڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا، والیٹ بند کر کے جیب میں ڈالا۔ وہ منہ بنائے انہیں دیکھتی گئی جو اب سائڈ ٹیبل کے دراز پر جھکے ہوئے تھے۔ مطلوبہ چیز ملی تو سیدھے ہوتے ہوئے اپنا بازو اس کی طرف پھیلایا۔ پہلے تو وہ الجھی، پھر لب فرخندہ مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ تو اب زوز محترم آفس جاتے ہوئے اس سے مل کر جایا کریں گے۔ لب دانتوں میں دبائے وہ بیڈ سے اتری، 2 کے بعد تیسرا قدم اٹھایا تو سر عمر کے کندھے سے لگا۔ سب اتنا آنن فانن ہوا تھا کہ فائل کے کاغذات میں الجھے ہوئے عمر چونک گئے۔ حیرت سے اسے دیکھا جو ان کے بازو میں دبی ہوئی کھڑی تھی۔ کم فہم نگاہ بیڈ پر رکھے ہوئے اپنے موبائل پر ڈالی، پھر اس پر تو بات کچھ سمجھ آئی۔ کھندا لبی سے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے خود سے لگا گئے تھے۔ خیال رکھنا اپنا۔ کتھئی آنکھوں میں شریر سے چمک تھی۔ المیرا نے تھوڑی ان کے سینے پر ٹکائے ہوئے گردن ذرا سی پیچھے کو گرا کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ چلے جائیں اب، اس ادا سے کہا کہ عمر کے لیے ہنسی روکنا مشکل ہوا۔ وہ آگے بڑھے، بالکل اس کے برابر سے ہو کر بیڈ سے اپنا موبائل اٹھایا۔ المیرا ٹھٹکی، لبوں پر رینگی ہوئی مسکراہٹ دھیرے دھیرے سمٹتی گئی۔ تو کیا انہوں نے گلے لگانے کے لیے بازو نہیں پھیلایا تھا، بلکہ موبائل مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا؟ مارے خفت کے سرخ چہرے لیے وہ سن کھڑی ہوئی انہیں دیکھتی تھی، جنہوں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے چور نگاہ اس کی اڑی اڑی رنگت پر ڈالی تھی۔ ہنسی روکنے کی کوشش میں ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ پھر عین اس وقت جب انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے روک دیا تھا۔ کچھ مت کہیے گا، میں ایمبیریسمنٹ سے رو دوں گی۔
अमर फिर भी कुछ कहने लगे थे कि अगले लम्हे में वो तेज तेज कदम उठाती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद होते ही अंदर से दबी दबी सी चीख सुनाई दी थी। अमर आंखों पर हाथ रखे हुए सर झुकाकर हंसते गए थे। आज अस्पताल में मामूल से ज्यादा गहमा गहमी थी, या शायद गुलबानो ज्यादा महसूस कर रही थी। सफेद कोट की जेबों में हाथ डाले वो गुस्से में बिखरी हुई पुरशोर राहदारियां पार कर रही थी। सफेद शलवार कमीज पर स्याह रंग की घुटनों से जरा सी नीचे तक की कमीज पहन रखी थी। स्याह रंग का दुपट्टा गले में मफलर की तरह लपेट रखा था। कोट की जेब से स्टेथोस्कोप झांक रहा था। स्लीपर्स को घसीटती वो जानबूझकर सुड़ुप सुड़ुप की आवाज निकाल रही थी। कमर पर झूलती लंबी सी चुटियां भी तनफन करती हुई इधर उधर गिरती थी। उसने जनरल वार्ड में कदम रखा तो एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। डॉक्टर गुलबानो के गुस्से से तो सब वाकिफ थे। आज तो शक्ल पर ही लिखा था, जान प्यारी ना हो तो तभी मुंह लगना। सबने आफियत इसी में जानी कि खामोश हो लिया जाए। 2 मरीजों को देखने के बाद वो तीसरे बेड पर आई। पर्दा हटाकर बेड पर लेटे हुए मरीज को देखा तो अंदर तक आग लग गई थी। बिल्कुल चित लेटा, दोनों हाथ सीने पर बांधे वो यूं पड़ा था जैसे मुर्दा ताबूत में। स्याह पैंट पर बादामी रंग की शर्ट और गहरे कत्थई रंग की जैकेट में मलबूस वो लाश जैन की थी। आंखें मूंदे सकून करता जैन जेल से सेट हुए बालों की 2 लटें पेशानी पर गिरी थीं। दोनों हाथ कोट की जेब में डालकर गुलबानो सख्त खफत का शिकार हुई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मेरी तबीयत पिछले 3 हफ्तों से नासाज है। डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, वही कर रहा हूँ। आंखें मूंदे जवाब आया। गुलबानो भी भर गई। कौन सा महीना चल रहा है? तेवरी चढ़ाए पूछा। जैन बताने लगा था कि दिसंबर चल रहा है। सवाल गायनी की डॉक्टर गुलबानो कर रही थी। समझ आते ही वो सुबकी से सुर्ख चेहरा लिए हुए उजलत में उठ बैठा। मैं ऐसा लड़का लगता हूँ तुम्हें? शदीद सदमे से पूछा। ऐसे वैसे लड़के भी इस फील्ड में नहीं आ सकते। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलने की करो। झल्ला कर कहकर वो पर्दा बराबर करके निकल गई। जैन फौरन बेड से उतरा, पाँव में लोफर्स उड़सकर उसके पीछे आया। वो चौथे बेड के पास खड़ी हुई मरीज से सवाल जवाब कर रही थी। रात बुखार आया था? मुझे आया था, ड्रिप भी लगी थी। सुराग देखो। हाथ आगे करके कनोले की वजह से बना हुआ सुराग दिखाना चाहा। गुलबानो ने हाथ में पकड़ा हुआ स्टेथोस्कोप उसके हाथ पर दे मारा। वो मुंह बनाता हुआ पीछे कर गया। नाश्ते में क्या लिया था? एक और मरीज से पूछा। नाश्ता नहीं किया था, सिस्टर ने बताया तुम आ रही हो तो सोचा साथ कर लेंगे। जैन पीछे से उसके कान में भिनभिनाया। दूसरे मरीज की तरफ जाती हुई गुलबानो उसका पाँव कुचलती हुई आगे बढ़ गई। सर दर्द कैसा है? दवा दोबारा ली थी? टीसें उठती हैं दिमाग में, यूँ लगता है कोई ड्रिल मशीन से सुराख कर रहा है। एक और बार बकवास की तो बंदूक से सुराख कर दूंगी तुम्हारे सर में। लाल बब्बू का चेहरा लिए चुटिया से निकलती हुई चेहरे पर झूलती हुई लटों से उलझती गुलबानो खान भाई की बताई गई गुलबानो जैसी लग रही थी, बदलिहाज, काट खाने वाली। जब वह वार्ड से निकली तो जैन हनूज उसके पीछे था। उसने राहदारी का मोड़ मुड़ा तो जैन उसके बराबर में हो गया। गुलबानो के उठते हुए कदम थम गए। उसकी तरफ घूमकर मुश्तिल निगाहों से उसे देखा। क्या मसला है तुम्हारा? कोई काम वाम नहीं है तुम्हें? काम के लिए ही तो आया हूँ पिंटी, और उस काम के लिए तुम्हारी ये मदद चाहिए। वो अब बिल्कुल संजीदा था। तुम्हें भी अपने बाप की तरह खान की पीठ में खंजर घोंपना है? तुमने सोचा गुलबानो तो वैसे भी उनके खिलाफ जहर उगलती रहती है, तो उसे इस्तेमाल कर लिया जाए, इसीलिए आए हो ना? वो खान भाई के लिए बाबा को छोड़कर आया था। उसे गुलबानो को ये बताना था और पूछना था कि वो खान भाई के एहसानात से अपनी गर्दन कैसे छुड़वा सकता है। बस यही। मगर वो उसके सुने बिना अपनी कहती जा रही थी। तुम्हारे दौलत के पुजारी बाप की हवस खत्म ही नहीं होती। वो लोगों को खान के खिलाफ करने से बाज नहीं आ रहा, और खान अब भी नबली मेरा नहीं आ रहे। तुम्हें समझ नहीं आ रही वो इतने पुरसुकून क्यों हैं, जबकि आहिस्ता आहिस्ता सारा जिरगा उनके खिलाफ होता जा रहा है। मेरा दिल कर रहा है जैन, मैं तुम्हारे बेगैरत बाप को रोन डालूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे काम है। गुलबानो का हर लफ्ज थप्पड़ की तरह जैन के चेहरे पर पड़ा। वो शौकी होकर उसे देखे गया। सालों पहले जब शहरियार मामू को नमली मीरा से निकाला था, हमारा उनसे और उनकी औलाद से हर ताल्लुक खत्म हो गया था। मैं नमली मीरा में तुम जैसों की ताफुन ज़्यादा सांसें भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने बाप समेत हमारे गांव से दूर रहो, वरना मार दिए जाओगे। स्टेथोस्कोप हाथ पर पड़ा तो चीखा था वो। अब दिल पर यके बाद दीगरे कई ज़रबे पड़ी। अंदर ही अंदर खून गिरता गया और उसने आ भी न की। कहर भरी निगाह उस पर डालकर वो जाने को पलटी थी। 2 कदम आगे बढ़ी थी कि जैन ने कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो उसकी सख्त गिरफ्त पर तकलीफ से झल्लाई थी। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम हर बार मुझे 2 कौड़ी का कर्ज होगी और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगा? छोड़ो मुझे।
उसे परे धकेलना चाहा, मगर वो मजबूत जान मर्द उसकी हर मज़ाहमत रद्द कर गया। कल वो शख्स मेरा बाप नहीं था, मुझे हरामजादा कह रही थी। आज वो दौलत का पुजारी बन गया है तो उसे मेरे सर पर मुसल्लत करके मेरे मुंह पर थूक कर जा रही हो क्या तुम? समझती क्या हो खुद को? ठेका ले रखा है लोगों के दिल छलनी करने का। तुम्हें किसी ने इंसानों की इज्जत करना नहीं सिखाई? ज़ैन ने अपनी 28 साल जिंदगी में कभी किसी औरत को इस कदर बरहम नजरों से नहीं देखा था जैसे अब वो गुलबानों को देख रहा था। उसकी उंगलियां गुलबानों के बाजू में घुपती जा रही थी। छोड़ो मुझे वरना थप्पड़ आएगा अब। वो गुर्राई। मेरा ही दिमाग खराब हुआ था जो तुमसे पूछना आया था कि बाप का घर छोड़ आया हूँ, अब आगे क्या करना है? तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे किसी की भलाई की उम्मीद की जाए। मुझे लगा था तुम खान भाई की खैर ख्वाह हो। मैं बुज़दिल हूँ, मुझे थोड़ी बहादुरी सिखा दोगी, मगर तुम बहुत जहरीली औरत हो गुलबानो। झटक कर उसका बाजू छोड़ा तो गुलबानो के कदम डोल गए। यकीनी से उसे देखा जो हकारत भरी निगाह उस पर डालकर पलट चुका था। तुमने घर छोड़ दिया? उसकी मरी मरी सी आवाज़ ज़ैन की समाज से दूर रही थी। वो कितनी ही देर तहिर से खाली राहदारी को तकती गई। ज़ैन ने खान के लिए घर छोड़ दिया था? ज़ैन खान की पुश्त पर पड़ते पत्थरों का रुख अपनी तरफ करने जा रहा था। अमर के जाने के बाद उसने अपने लिए नाश्ता बनाया था। भरपूर नाश्ता करने के बाद कमरे की सफाई की अमर और अपने कपड़े इस्त्री किए, फिर लैपटॉप लेकर बैठ गई। यूनिवर्सिटी का काम देखा, दोपहर का खाना बाहर से मंगवा लिया था। खाना खाकर वो सो चुकी थी। उठी तो असर का वक्त हो रहा था। नमाज पढ़कर वो अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगी। ग्लास डोर हटाकर हैंगर्स में लटके हुए अपने कपड़ों को देखा। कल वो उनका चांद लग रही थी, आज क्या लगना चाहिए? सुर्ख में हसीन कातला। उसने सर नफी में हिलाया। सफेद रंग में तुम उन परियों को भी मात देती हो, जमाना जिनके हुस्न की दास्तानें कहता थकता नहीं है। सफेद रंग अमर पर ज्यादा अच्छा लगता है। मासूम दोशीजा? नहीं। सल्तनत रोमा की शहजादी? सर फिर से नफी में हिला। आतिशी गुलाबी रंग कैसा लगता है मुझ पर? काफी देर सोचने के बाद अमर को पैगाम भेजा था। आज देखकर बताऊंगा। उसने आतिशी गुलाबी रंग का एक सूट निकाल कर पहना था। लंबी कमीज और हमरंगी ट्राउजर, कंधों पर जिंक दुपट्टा डाला, निचले खाने में से हम रंग खुद से निकाले, मेकअप किया, उंगलियों में मौजूद अंगूठियां बदली। तैयारी मुकम्मल हुई तो आईना देखने के बजाय मोबाइल उठाया। अमर की चैट खोली, चंद पर लब काटती तजबुजुब का शिकार रही। फिर हिचकिचाहट से आईने के सामने खड़ी होकर अपनी तस्वीर ली। भेजने लगी थी कि फिर रुक गई। डिस्कार्ड करने लगी थी कि उंगली सेंड के बटन पर लगी। तस्वीर फौरन मौसूल हो गई और बिला ताखिर देख भी ली गई। अलमीरा नाखून दांतों में दिए हुए आंखें मीचे हुए जवाब की मुंतजर रही। अमर का जवाब 2 मिनट की ताखिर से आया था। इस हुस्न के नाम पर याद आए सब मंजर फेज की नज़मों के। वही रंग हिना, वही बंद कबा, वही फूल खिले पेराहन में। उसने बार बार उनका जवाब पढ़ा, फिर निगाहें आईने में नजर आते अपने अक्स पर डाली। वो खुद को प्यारी लगी, उसे अपना सरापा अच्छा लगा। अलमीरा आईने में देखने से कतराती थी क्योंकि माँ, हिना, फहद सब उसके सामने आ खड़े होते थे और वो अपने चेहरे पर नखवत के सिवा कुछ न देख सकती थी। अब देख रही थी वो सब जो अमर को नजर आता था। टकटकी बांधे कितनी ही देर वो खुद को देखती गई। उसके भरे भरे गाल, चॉकलेट रंगे बाल और चेहरे से झलकती हुई मासूमियत। फेस की गजलों सी वो लड़की प्यारी तो थी, चाहे जाने के काबिल थी। कुछ देर बाद कंधों पर पर्स डालकर वो नीचे आ गई थी। खावर उसे सामने ही मिल गया था। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी थी तो उसने अमर को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। खावर के साथ अगले नशिस्त पर एक ड्राइवर भी था। अस्पताल पहुंचने से पहले उसने एक जगह गाड़ी रुकवाकर किरण के लिए फूल खरीदे थे। ईशल के लिए चॉकलेट्स लेकर वो अस्पताल आई थी। किरण के कमरे के बाहर 2 सिपाही चौकन्ने होकर बैठे थे। उसे देखकर उठ खड़े हुए, सर को खम देकर सलाम किया। वो अंदर आ गई। मशीनों में जकड़ी हुई किरण 3 माह बाद भी वही थी। उसकी जिंदगी तो बहुत बदल गई थी। किरण क्यों उसी हादसे में ठहर गई थी? फूल उसके सिरहाने साइड टेबल पर रखकर वो उसके बराबर कुर्सी खींचकर बैठ गई। नरम दोस्ताना नजरों से उसके चेहरे को देखा था। अरसा हुआ ज़ाहिरी जख्म भर चुके थे, अब तो निशान भी कुछ धीमे पड़ने लगे थे। अंगूठे के साथ लगे हुए क्लिप की तार मॉनिटर तक जाती थी। धड़कन बिल्कुल नॉर्मल थी। मशीन की बीप भी मुसलसल कानों में लग रही थी। उसने आगे होकर किरण के बालों को छुआ। सियाह रेशमी बाल कुछ खुरदुरे से होने लगे थे। वो अपने बालों का बहुत ख्याल रखती थी। उठेगी तो दिल बर्दाश्त होगी। किरण। उसके नाजुक हाथ को अलमीरा ने अपने हाथों में लिया था।
कैसी हो? उसके हाथ पर हल्का सा दबाव डाला। शहद रंग आंखों में दुनिया जहाँ की नरमी से मटाई थी। तुम्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो ठीक हो गई थी किरण, तुम क्यों नहीं उठी? मैं इतनी तकलीफ में थी, तुम्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई होगी। शुरू में मैं सारी सारी रात रोती थी। स्टिचेस में इन्फेक्शन भी हो गया था। तुम्हें पता है ना मेरी सेहत का, ब्लड लॉस की वजह से बहुत हालत ख़राब थी। खाना को सारी रात जगाए रखती थी मैं। फिर तुमने कैसे झेल लिया? कैसे किरण? गजाली आंखों में नमी की तह गहरी होने लगी थी। मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैंने कॉन्फ्रेंस में सारी प्रेजेंटेशन अकेले दी। फंड्स अप्रूव हो गए हैं। हम अपनी ऐप लॉन्च करेंगे। तुम इस ऐप को लेकर कितनी एक्साइटेड थी? जल्दी से उठ जाओ वरना तुमसे कॉपीराइट छीन लूंगी मैं। अलमीरा, किसी की सोहबत का असर था कि वो भी अब धमकी देने लगी थी। और मुझे तुमसे अमर खाना की बातें भी करनी है। मैं घंटों उनकी बातें कर सकती हूँ। तुम प्लीज़ उठ जाओ। उनके बाद तुम ही तो दोस्त हो मेरी। अब उन्हें तो नहीं बता सकती ना वो बातें जो तुमसे करनी है। प्लीज़ उठ जाओ यार। वो थकने लगी थी मुसलसल बोलने से। मुसलसल इल्तिजा करते करते उसका सांस फूल रहा था। वो नहीं कर सकती थी ये। अलमीरा को कभी किसी की खामोशी से फ़र्क ही नहीं पड़ा था। जिसकी खामोशी से फ़र्क पड़ता था वो इतनी इल्तिजाएं करने की नौबत ही नहीं आने देते थे। फिर किरण क्यों ऐसे कर रही थी? वो तो अच्छी दोस्त थी, बड़ी बहनों की तरह उसका ख्याल रखती थी। अब बात क्यों नहीं मान रही थी? किरण, वही प्लीज़ यार किरण वाला अंदाज। उसे असना में कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने गर्दन घुमाकर अंदर आते हुए खिजर को देखा। वो रुका, गड़बड़ाया, फिर सलाम किया। कान की लो रगड़ता हुआ कुर्सी खींचकर बैठ गया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? किरण का हाथ आज़ाद करते वो पीछे हो गई। मैं अच्छा हूँ। चश्मे के पार बड़ी बड़ी आंखों में उतरते हुए तबस्सुम की वजह वो समझ नहीं पाई थी। खान भी आए हैं? नहीं, मैं खावर के साथ आई हूँ। खिजर ने समझकर सर को जम्बीस दी। लब दांतों में दबाए इधर उधर देखा। अलमीरा कुछ उलझकर उसकी मशकूक हरकतें देखती रही। मुझे हन्नान ने भेजा है। वो अकेला आने से ज़रा घबरा रहा है। आखिर को उसने फूट ही दिया था। एक ही सांस में कहकर खड़ा हुआ और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे से लगकर खड़ा हुआ हन्नान लड़खड़ा गया था। अस्सलामुअलैकुम। उड़ी उड़ी रंगत लिए हुए वो अंदर आया। वालेकुम सलाम। एकदम से माहौल में कुछ शर्मिंदगी, कुछ नदामत का एहसास उजागर हुआ था। वो तजुब से हन्नान को देखती, किरण को और खिजिर को। हन्नान खिजिर की कुर्सी पर बैठ गया। सारा मामला दौड़कर उसकी तरफ आती हुई इशल ने संभाला था। अलमीरा आई है। दोनों बाहें उसके गले में डालती हुई वो उसके गोद में चढ़ी थी। अलमीरा ने मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे थे। कैसी हो? कहाँ थी? मैं बिल्कुल ठीक, बाबा के साथ कैफे में थी। आपको पता है बाबा ने आपके लिए केक बनाया है। उसकी नज़रों का रुख हन्नान की तरफ हुआ जो केक का डब्बा गोद में रखे हुए शर्मिंदा से बैठा था। वाह भाई, और मैं इशल के लिए चॉकलेट्स लाई हूँ। उसने साइड टेबल पर रखी हुई चॉकलेट्स की टोकरी की तरफ इशारा किया। और आप अमर को नहीं लाई? बेटा कोई तो लायका लगाओ। अंकल, भाई, चचा, मामू, कुछ तो बोलो। आंखें बड़ी करके उसे घूरा। इशल गुदगुदा कर हंसी थी। अमर को अच्छा नहीं लगता, लाड से कहा। बड़ों का नाम नहीं लेते। दोनों हाथों में उसका चेहरा भरकर एक आखिरी कोशिश की गई। लेकिन वो तो यंग मैन है, हैंडसम भी। अलमीरा ने हंसते हुए इशल के हाथ चूमे थे। आंखों में तफक्कुर उद आया था। आपको एक सीक्रेट बताऊं? उसने सर अस्पात में हिलाया। वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए उसके कान पर झुकी। मेरी दोस्तें मुझसे जेलस हैं क्योंकि मेरे पास अमर है और उनके पास बुरे बुरे मोटे अंकल। अलमीरा ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा, फिर उसी के अंदाज में उसके कान पर झुकी। मेरी भी दोस्तें मुझसे जेलस होती थीं क्योंकि मेरे पास अमर जैसे कज़न थे और उनके पास नहीं। मामा भी जेलस होती थीं। अच्छी दोस्तें जेलस नहीं होती, और मामा के पास तो बाबा है ना। अमर ज़्यादा अच्छे हैं। हन्नान ने सदमे से उसे देखा था। गौर से उन्हें सुनता खिजर हंस पड़ा। अलमीरा ने सर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई थी। अब मत आना मेरे पास। रात को रोगी तो अमर से कहना तुम्हें लोरिया सुनाए। बाल भी वही बनाएगा, कपड़े भी वही प्रेस करेगा, मैं जूते भी पॉलिश नहीं करूँगा तुम्हारे। वो एक एक करके हर चीज़ गिनवाता गया। अमर कर देंगे? याद से अलमीरा को देखा। वो हंसते हुए सर अस्पात में हिला गई। हन्नान क्लस कर रह गया। उसे खाना बनाना भी नहीं आता। तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट ब्राउनी भी नहीं बना सकता वो। गर्दन अकड़ाई हुए कहा।
ओह, ये तो मसला हो गया ईशल। दोनों अफसरदा हुई। आप उन्हें सिखा देना बाबा प्लीज। अलमीरा की गोद में उससे टेक लगाकर बैठी हुई ईशल बाप की मिन्नतों पर उतर आई थी। मरकर भी नहीं, किसी एक चीज में तो उससे आगे रहने दो। बाबा प्लीज। नो बाबा प्लीज ना। और उसे माज याद आया था। असफन लाला का हाथ पकड़कर झूलता। बाबा ला दो ना कि जिद करता गोल मटोल सा माज। गहरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो उन दोनों बाप बेटी को सुनती रही। ईश्वर की हर कोशिश रायगा जाती नजर आ रही थी। वो अब मुंह फुलाए हुए बाप को धमकी दे रही थी। खिजर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया था। ईशल की बात पर मुसलसल नफी में सर हिलाता हुआ हन्नान मुस्कुराकर ईशल को देखती अलमीरा, बाप को धमकी देती ईशल। उनमें से किसी ने भी किरण की अंगुष्ठ शहादत में हुई हल्की सी हरकत नहीं देखी थी। उंगली जरा सा ऊपर उठी, थोड़ी देर साकित रही, फिर दोबारा बेड की चादर पर टिक गई। ढलकते सूरज ने हन्नान की आवाज़ सुनी थी। वो अलमीरा से मुखातिब था। तुम अमर से मेरी सिफारिश करोगी अलमीरा? जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और किरण की उंगली थोड़ी सी हिली है और उठी थी, तो वो कोई इशारा था या फिर कुछ कोमा में से बाहर आ रही है, तो इसलिए सिर्फ ऐसे ही उंगली हिली है। तो देखते हैं और शायद नेक्स्ट एपिसोड तक बाहर भी आ जाए। और आप सब 9th एपिसोड के लिए आए होंगे और ये 8th ही एपिसोड है। तो मुझे लगा था कि मैंने 8th एपिसोड कंप्लीट अपलोड कर दिया है एग्ज़ाम से पहले ही, और मैं 9th एपिसोड का आपके साथ वेट कर रही थी। लेकिन आज मैंने भी देखा कि तो मैंने 2 पार्ट रहते हैं, अभी तक अपलोड नहीं किया। तो इंशाल्लाह परसों तक फिर करेंगे 9th एपिसोड स्टार्ट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।